सबको मेरी स्क्रीन और आवाज आ रही है अच्छे से? तो जय हनुमान जी लिख दो सब लोग। अगर मेरी स्क्रीन भी अच्छे से दिख रहा है, आवाज भी अच्छे से आ रही है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। दो चीजें, हम दो टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हैं जिन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कल मेरे को एक बार ये बता दो, कल हमने कितने प्रॉब्लम कर लिए थे? एक प्रॉब्लम उसका पीरियोडिसिटी का बचा हुआ है, वो बस करना है मुझे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर बताओ एक बार मुझे। ध्यान में है किसी को? वेट, चलो मैं चेक करता हूँ। थर्टी फोर हो गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्टी फिफ्थ प्रॉब्लम लिखो। ये मैं बता दूंगा जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? अच्छा, थर्टी फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? इसका ए पार्ट है, जीरो टू एन पाई प्लस वी, एन पाई प्लस वी मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये हमें प्रूव करना है। दिस शुड बी इक्वल टू टू एन प्लस वन माइनस कॉस वी। ठीक है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर and v belongs to close 0 to pi. Similarly इसका b पार्ट है, 0 to n pi plus v mod of cos x dx. This should be equal to 2n plus 2 minus sin v, where n is a positive integer and v belongs to pi by 2 to pi. ठीक है, ये प्रूव करना है तो कोई भी एक पार्ट इसमें से हम प्रूव कर देते हैं। से ए पार्ट प्रूव कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या है हमारे पास? दोनों एक जैसे ही हैं, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। जीरो टू एन पाई प्लस बी मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, हमें पता है जो मॉड साइन एक्स है वो पीरियोडिक होता है विद पीरियड पाई। ठीक है, ये सबको पता है ऑलरेडी, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जीरो टू एन पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और साथ में क्या लिख सकते हैं? एन पाई टू एन पाई प्लस वी मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि जो मॉड साइन एक्स है वो पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो ये n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये आगे चला जाएगा प्रॉपर्टी से। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से? जीरो से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो n टाइम्स ऑफ जीरो से t हो जाता है, तो n टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा ये, प्लस ये वाला टर्म हमारा जीरो टू वी मॉड साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि n पाई टू n पाई प्लस वी को हम लिख सकते हैं n पाई प्लस जीरो से n पाई प्लस वी। तो ये भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि अगर n टाइम्स दी पीरियड ऐड हो रहा होता है उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, अब v जो है वो हमारा जीरो से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उसने। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? मॉड साइन एक्स जीरो से पाई में साइन एक्स में खुलेगा, उसकी वैल्यू 2 होती है तो ये 2n हो गया। ठीक है, v अगर जीरो से पाई के बीच में है तो साइन एक्स वहां पे पॉजिटिव होता है, तो ये जीरो से v साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। बस खत्म हो गया ये प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से v, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2n प्लस माइनस ऑफ कॉस v माइनस कॉस जीरो विच इज 1। तो आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस कॉस v। ये इसका आंसर हो जाएगा। यही शायद हमें प्रूव करना था, 2n प्लस 1 माइनस कॉस v। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को? तो ये हमारे हो गए 35 प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इजी सा है, इस पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम बोलते हैं वॉलीज फॉर्मूला। तो प्रॉपर्टी 14 है एक तरीके से, इसका नाम है वॉलीज फॉर्मूला।
वॉली एक मैथमेटिशियन था, उसने ये फॉर्मूला दिया था। ये बेसिकली जो फॉर्मूला है इसका अभी हम रिजल्ट देखेंगे और इसको डिराइव भी कर लेंगे। डिराइव होता है रिडक्शन फॉर्मूले से। रिडक्शन फॉर्मूला याद है आपको? जैसे आपने tan x की पावर n को in माना था, तो in प्लस in माइनस टू इजिकल टू tan x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन आया था। ठीक है, ऐसे sin x की पावर n का भी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, सेम उसी फॉर्मूले से ये डिराइव हो जाता है, उसी की हेल्प से ये डिराइव होता है। तो पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बताने से पहले हमें ये पता है कि जैसे n फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन टू 3 टू 1। ये सबको पता है कि n फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही होती है। अगर इसने मान लो मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिखते हैं 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ये आप ऑलरेडी ये सब चीजें जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टर्म बना रहे हैं, ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, ये बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लें। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए वो फॉर्मूला याद करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा ही आते हैं ना इसके ऊपर। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने बनाया कि भाई अगर मैं बोलता हूँ 4 डबल फैक्टोरियल, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैथ्स में टर्म डिफाइन नहीं है, हम याद करने के लिए बना रहे हैं। तो आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा फॉर्मूला याद रखना, इसलिए बना रहे हैं। तो 4 डबल फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 4 इंटू टू इंटू जीरो डबल फैक्टोरियल विच इज 1। तो बस 2 तक लाके छोड़ देना है। अगर मैं 4 डबल फैक्टोरियल कह रहा हूँ, तो आपको क्या, डबल फैक्टोरियल का मतलब है एक गैप देकर आपको नंबर्स लिखने हैं। तो जैसे 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखते थे, तो अब 4 इंटू थ्री नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 4 इंटू टू इंटू जीरो डबल फैक्टोरियल विच इज 1। तो ये वाली वैल्यू हमारी 8 के बराबर है। मान लो मैंने बोला 5 डबल फैक्टोरियल है, तो ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू थ्री इंटू वन, तो ये 15 के बराबर होगा। जीरो डबल फैक्टोरियल इज 1, 1 डबल फैक्टोरियल इज 1। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन कर लिया है कि 4 डबल फैक्टोरियल होता है 4 इंटू टू, 5 डबल फैक्टोरियल होता है 5 इंटू थ्री इंटू वन। अब मान लो मैं बोलता हूँ 8 डबल फैक्टोरियल, तो 8 डबल फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू टू। बस ये वाली वैल्यू होगी, एक एक गैप छोड़ के आपको लिख देना है। ठीक है, चलो अब इनके फॉर्मूलों पर आते हैं। तो वॉलीज फॉर्मूले में, वॉली का पहला फॉर्मूला, उसको W1 लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स रेज टू द पावर n dx। इस स्टेप पे हमने किंग रूल लगाया हुआ है, क्योंकि 0 से पाई बाई टू साइन एक्स रेज टू द पावर n कर दो, या 0 से पाई बाई टू इसकी जगह किंग रूल लगाओगे तो x की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स। तो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कर देंगे ना उसको, 0 से पाई बाई टू साइन ऑफ x की जगह पे क्या कर देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो बन जाएगा 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स की पावर n dx, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो बराबर होंगी। अब इनका क्या फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला है n माइनस वन डबल फैक्टोरियल बाय n डबल फैक्टोरियल इनटू पाई बाय टू व्हेन n इज इवन। ठीक है, n माइनस वन डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n डबल फैक्टोरियल इनटू वन व्हेन n इज ऑड। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इवन के लिए अलग क्यों है, ऑड के लिए अलग क्यों है, ये सब अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 0 टू पाई बाय टू साइन एक्स रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय टू cos x रेज टू द पावर n dx। ठीक है, अगर n इवन होगा तो पाई बाय टू मल्टीप्लाई होता है, देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है। अगर n इवन होगा तो पाई बाय टू मल्टीप्लाई होता है। क्यों मल्टीप्लाई होता है, आप इससे इसको ऐसे सोच सकते हो, आपको पहले से ही पता है कि जीरो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अगर n की जगह यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पर n की जगह पर जीरो अगर आता है तो क्या होगा, साइन एक्स की पावर जीरो dx होगा। लास्ट टर्म जो बचेगी वो क्या बनेगी, साइन एक्स की पावर जीरो dx। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, dx का इंटीग्रल, तो x आएगा 0 से पाई बाय टू लिमिट पे, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय टू आ जाएगी। तो जब n हमारे पास इवन होता है तो पाई बाय टू बचता है। अब जब n वन होगा ना, तो साइन एक्स dx का इंटीग्रल 0 से पाई बाय टू में वन, तो n जब वन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो वन होगा हमारा। ठीक है, उस पर क्या होगा, आप साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई बाय टू में, तो वैल्यू वन दे देगा। तो इसलिए ऑड पे वन मल्टीप्लाई होता है। तो इवन पे पाई बाय टू मल्टीप्लाई होगा, ऑड पे वन मल्टीप्लाई होगा, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। फिर क्या करना है, अगर पावर n है तो n माइनस वन डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n डबल फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे आपको अगर मान लो ये एग्जांपल आता है 0 से पाई बाय टू साइन एक्स रेज टू द पावर 5 dx, इसको कैसे सॉल्व करना है, बस सिंपल फॉर्मूला लगा दो।
4 डबल फैक्टोरियल बाय 5 डबल फैक्टोरियल इंटू 1, बिकॉज पावर क्या है, ऑड है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। 4 इंटू 2 इंटू 0 लिखते नहीं ना हम, तो इसको 4 इंटू 2 ही रहने देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 1। समझ आ गया? तो 4 डबल फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2, बस यहीं पे खत्म कर देना है। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि 0 डबल फैक्टोरियल। 5 इंटू 3 इंटू 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8/15। फॉर एग्जाम्पल मान लो 0 से π/2 है और मेरे पास आ रहा है sin x की पावर 8 dx। इसको कैसे लिखोगे आप? अब इवन है, π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख देंगे 7 डबल फैक्टोरियल बाय 8 डबल फैक्टोरियल इंटू π/2। इवन है, इसी का मान कौन है? 7 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबको स्क्रीन दिख रहा है? जिसको भी स्क्रीन चैट बॉक्स में यस लिखो। अरविंद, जिसको नहीं दिख रहा है उसका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा बेटा। ठीक है, अभी ये एग्जांपल जो मैंने बताया समझ आया सबको? ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 0 से π/2 sin x रेज़ टू द पावर 5 dx बता दिया, 0 से π/2 sin x रेज़ टू द पावर 8 बता दिया। सिमिलरली 0 से π/2 cos x रेज़ टू द पावर 5 भी यही आएगा, 0 से π/2 cos x रेज़ टू द पावर 8 भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार। अब मान लो मेरे को ये सॉल्व करना है 0 से π/2 sin x रेज़ टू द पावर n dx। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? n-1 डबल फैक्टोरियल बाय n डबल फैक्टोरियल इंटू π/2 आएगा अगर n इवन होगा। ठीक है, और यही वाला फॉर्मूला n-1 डबल फैक्टोरियल बाय n डबल फैक्टोरियल इंटू 1 आएगा अगर n ऑड होगा। ठीक है, तो इसी को अब हम डिराइव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो देखो कैसे डिराइव करना है इसको। इसको रिडक्शन फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास in जो है वो है 0 से π/2 sin x रेज़ टू द पावर n। उसको मैंने ऐसे लिख दिया sin x रेज़ टू द पावर n-1 इंटू sin x dx। आपको याद होगा ये हम रिडक्शन फॉर्मूले में हम ये कर चुके हैं, बाय पार्ट्स लगाया था इस पे, है ना। तो इसमें अब बस इसमें क्या हो गया, लिमिट आ गई 0 से π/2। तो u फंक्शन मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन sin x की पावर n-1 और dv मैंने मान लिया sin x dx। ठीक है, तो आपका जो du आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? n-1 sin x रेज़ टू द पावर n-2 cos x dx, और v जो आएगा वो माइनस cos x आ जाएगा। तो आपका जो in आएगा वो क्या आएगा? u इंटू वी विच इज माइनस ऑफ sin x रेज़ टू द पावर n-1 इंटू cos x। लिमिट आ जाएंगी 0 से π/2 माइनस वी डी यू प्लस वो आ जाएगा n-1 इंटू 0 से π/2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वी डी होता है, ये वाला माइनस भी एक बैठा हुआ है, sin x रेज़ टू द पावर n-2 इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, in आपके पास किसके बराबर आएगा? π/2 पुट करोगे sin π/2 इज 1 cos π/2 इज 0, तो -0 माइनस sin 0 इज 0, तो ये तो टर्म ही 0 होगी आपकी, प्लस n-1 0 से π/2। इसको cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? sin x रेज़ टू द पावर n-2 dx। एक इंटीग्रल ये बनेगा आपके पास, माइनस एक इंटीग्रल बन जाएगा 0 से π/2 sin x रेज़ टू द पावर n dx। ठीक है, ये टर्म बन गई। तो एक तो आपके पास आ गया in इज इक्वल टू n-1 in-2। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा n-1 in। इसको उधर ले जाओ तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? in इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इज इक्वल टू n-1 in-2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? in जो आया वो आ गया n-1 डिवाइडेड बाय n in-2। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से वो रिजल्ट डिराइव होगा जो अभी मैं लिखूंगा।
अब आई एन क्या था मेरे पास, 0 से π/2 sin x रेज टू द पावर n dx। ठीक है, ये आपका आई एन है। ये किसके बराबर कह रहा है, ये कह रहा है n-1/n इंटू आई एन -2 के बराबर कह रहा है। ठीक है, अब इसी में n की जगह n-2 डाल दो। तो जब आप n-2 डालोगे इस रिलेशन में, ये आई एन वाला जो रिजल्ट है इसमें n की जगह n-2 डालोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा n-3/n-2 आई n-4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये वाली टर्म किसके बराबर हो गई, n-1 इंटू n इंटू n-3/n-2 आई n-4 के बराबर हो गई। फिर n की जगह n-4 डालो, क्या आएगा n-1/n इंटू n-3/n-2, दो दो कम हो रहे हैं, n-5 डिवाइडेड बाय n-4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब लास्ट में क्या आएगा, अगर इवन होगा तो n0 बचेगा, अगर इवन होगा तो n0 बचेगा, तो उस केस में क्या आएगी, मैंने बताया था अभी अभी π/2 वैल्यू बचेगी। अगर n1 होगा तो वैल्यू 1 बचेगी। तो आप देख रहे हो अब ये वाली ये सीक्वेंस कैसा बन रहा है, n-1 n-3 n-5 n-7 एंड सो ऑन। तो अगर n इवन है आपके पास तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n-1 डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n डबल फैक्टोरियल इनटू π/2। ठीक है, अगर n ऑड है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, n-1 डबल फैक्टोरियल बाय n डबल फैक्टोरियल इनटू 1। डबल फैक्टोरियल जो है वो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है। डबल फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आपको एक एक टर्म छोड़कर लिखना है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अगर सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो इसमें और ये इमोजी बना दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला था इसमें, मैंने आपको W1 ही बताया ना शायद अभी, हाँ एक ही फॉर्मूला बताया अभी मैंने आपको W1। अब एक और फॉर्मूला है इसमें, वो भी सेम इसी रिडक्शन फॉर्मूले से डिराइव हो जाता है, तो उसको डिराइव नहीं करेंगे, बस उसका रिजल्ट याद रखेंगे। इसको W2 कह देते हैं, ये वॉलेस का सेकेंड फॉर्मूला है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से रिकॉर्डेड वाली वीडियो देख लें तो उनको समझ आ जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट वॉलेस फॉर्मूला है वो है 0 to π/2 sin x रेज टू द पावर n इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर m dx। ठीक है, तो दिस इज सेम एज, अगर मैं किंग रूल लगाता हूँ, 0 से π/2 cos x रेज टू द पावर n sin x रेज टू द पावर m dx। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये भी वैसा ही यूज, इसमें आएगा ऊपर n-1 डबल फैक्टोरियल इंटू m-1 डबल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस m डबल फैक्टोरियल। ठीक है, एक एक के गैप पर लिखना पड़ता है टर्म को, इनटू π/2 इफ n एंड m बोथ आर इवन। अगर दोनों इवन हैं तब क्या करना है, n-1 डबल फैक्टोरियल m-1 डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस m डबल फैक्टोरियल इनटू π/2। और अदरवाइज, अदरवाइज कहने का मतलब हो गया कि और कोई भी केस हो, एक ऑड एक इवन दोनों ऑड। ठीक है, n और m जब दोनों इवन होंगे तो π/2 से मल्टीप्लाई होगा, जब कोई और केस होगा तो उस केस में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, n-1 डबल फैक्टोरियल इंटू m-1 डबल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस m डबल फैक्टोरियल इंटू 1। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो बस इसको लिख लो, फॉर्मूले को अप्लाई करते रहो प्रॉब्लम्स में, तो आपके प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, अब मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ फिर इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ करने को। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 36। ध्यान देना आप सब लोग, तो एक दो मैं करके बता रहा हूँ फिर बाकी आपको करना है। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो इंटीग्रल है इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 है। जिससे पहले वाला फॉर्मूला था W1, उसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 से π/2। तो ये ध्यान रखना है कि भाई इन सब की लिमिट है 0 से π/2। अब मान लो क्वेश्चन में आपको 0 से पाई लिमिट आ रही है तो उसको पहले चेंज करना पड़ेगा 0 से π/2 में। ये नहीं कि भाई आपने 0 से पाई पे ये फॉर्मूला लगा दिया, फिर गलत हो जाएगा। फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है 0 से π/2 के ऊपर। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। तो हमारे पास इंटीग्रल है -π/2 से π/2। यहाँ पे क्या वैल्यू है, साइन 4x cos 6x dx, ये इंटीग्रल है मेरे पास। तो अब क्या है, इसकी लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ है, -a to a इसकी लिमिट है। तो अगर इसकी लिमिट -a to a है
तो आप इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करोगे, तो देखोगे तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, दोनों साइन एक्स रेश टू द पावर 4 एंड कॉस एक्स रेश टू द पावर 6 बोथ आर इवन फंक्शन। तो उसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन 4x कॉस 6x dx। ठीक है, 2 टाइम्स आ गया, समझ आ गया होगा, -a to a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या है, दोनों पावर इवन है, अब हमें वॉलिस फॉर्मूला लगाना है। तो वॉली फॉर्मूला क्या कहता है, 3 डबल फैक्टोरियल, अगर ये n है तो n-1 डबल फैक्टोरियल, m-1 डबल फैक्टोरियल, इन दोनों का सम डबल फैक्टोरियल, क्योंकि इवन है दोनों इसलिए पाई बाय 2। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब 3 डबल फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 1। 5 डबल फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 3 इंटू 1। ये क्या होता है, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। तो 5 टू ज़र 10 से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, 3 2 से कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 8 64 64 इंटू 4 256, तो 256, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ऑल क्लियर कर दो, समझ आ गया सबको। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी, बस फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको करो। तो ये हो गया 36 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 37 में क्या है, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 3। थोड़ा दिमाग लगा के करना, ठीक है। यहाँ पे है cos 435 साइन स्क्वायर 6 डी फाइव, ये प्रॉब्लम है। सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखना। हेलो, हाँ बेटा बोलो। नहीं बेटा, आज बस मैथ्स की क्लास होती है। हाँ भाई करो, जल्दी से आंसर निकालो। ध्यान रखना है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए, इसमें 0 से पाई बाय 3 दी हुई है। 5 पाई बाय 48, थोड़ा सा गलत है कृपेश्वर। 5 पाई बाय 48 में थोड़ी सी गलती है, ध्यान से देखो एक बार।
हाँ 5 पाई/96 इज द करेक्ट आंसर। चलो करते हैं, आप देखो आदर्श ने कर दिया है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3 पाई को टी मान लेते हैं, क्योंकि हमारे को जो फॉर्मूले आते हैं वो तो किसके लिए आते हैं, cos 4 थीटा sin 4 थीटा, ऐसे इसके लिए आते हैं ना। तो 3 पाई को टी मान लिया, तो 3d जो होगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 3d हमारा किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर आएगा, ये बन जाएगा cos 4t sin²2t, और d की जगह क्या आ जाएगा, dt/3। ठीक है, लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो पर ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट पाई आ जाएगी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो आई मेरे पास अब आ जाएगा 1/3, हमारा बाहर चला गया, 0 to पाई। ये 2 sin2t को क्या लिख सकते हैं, 2 sin t cos t, तो वो क्या बन जाएगा, 4 sin²t cos²t, तो cos 6t dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले 4 को भी हम बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है कि ये f(2a - x) वाली अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो, तो f(2a - x) इज इक्वल टू f(x) आ रहा है, तो ये i को हम अब क्या लिख देंगे, 8/3 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 sin²t cos 6t dt। ठीक है, अब जब भी 0 से π/2 sin²t cos 6t आ जाए तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करो, इसका रिजल्ट पता है ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा दो, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अब आप डायरेक्ट इसको sin t cos t वाले सब्स्टिट्यूशन से करने लग जाओगे तो टाइम लगेगा। अब डायरेक्ट हमें रिजल्ट पता है तो लगा देते हैं। रिजल्ट क्या है, अगर इवन पावर्स हैं तो 1 डबल फैक्टोरियल इंटू 5 डबल फैक्टोरियल बाई 8 डबल फैक्टोरियल इंटू π/2। 1 डबल फैक्टोरियल इज 1 ओनली, तो यह आ जाएगा 8/3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2। बस ये हमारी बात बन गई। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है 5 पाई/6 इंटू 8 इज 48 इंटू 2 96। मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम इसी के ऊपर करते हैं। प्रॉब्लम 37 हो गया, प्रॉब्लम 38 देखो, इसमें है इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to ∞ x² dx अपॉन √(1 + x⁶ होल पावर 7। करो, ट्राई करो इसको। किसी को कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स में लिख दो, अगर डाउट नहीं है तो फिर इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। आया किसी का आंसर?
16/35 नहीं, पता नहीं तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। एक काम करो, इसमें एक्स क्यूब को tan थीटा मानना है। देखो ना, एक्स क्यूब को tan थीटा मानोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका वो रिड्यूस कर देगा उसको। तो एक्स क्यूब को tan थीटा मानो। एट बाय 15 गलत है। 8/15 गलत आंसर है। देखो चलो मैं करता हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया एक्स क्यूब को हम tan थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 3x² dx किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें आप पुट करते हैं, x² dx है ना, तो ये बन जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बाय 3 भी आएगा, 1/3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3x² dx है यहाँ पे। और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस ये वाली टर्म बनेगी 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की पावर 6 है ना, तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये उसकी पावर 7 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये ऐसे बनेगा ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 7 और रूट भी है उसका, तो सीकेंट 7 थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, अब लिमिट देखते हैं। जब x 0 होगा तो थीटा 0 होगा, जब x इन्फिनिटी होगा तो थीटा π/2 हो जाएगा। तो बस खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा, I = 1/3 0 से π/2 cos की पावर 5 थीटा डी थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बनेगा, 1/3 इंटू 4 डबल फैक्टोरियल इंटू 5 डबल फैक्टोरियल इंटू 1 आएगा, क्योंकि ऑड है। n-1 डबल फैक्टोरियल बाय n डबल फैक्टोरियल होता है ना इसका रिजल्ट। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, तो 8/15 3 = 45। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ऑल क्लियर कर दो एक बार जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। प्रॉब्लम 39। प्रॉब्लम 39 हमारे पास क्या है, मेरे को ये निकालना है, लिबनिट्ज रूल के ऊपर है ये, हम पहले भी जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो हमारे पास है sin x, और यहाँ पे है x³
यहाँ पे है एल एन टी डी टी। ठीक है, ये प्रॉब्लम बस आपको एक रिमाइंडर है इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो क्या है इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स से एक्स क्यूब एल एन टी डी टी का इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एक्स क्यूब एल एन टी डी टी है। तो आपको पता है इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल भी बोल सकते हो आप। तो वो बेसिकली क्या होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं, जो जो वेरिएबल आ रहा होता है, यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो जहां पे वेरिएबल आ रहा है वहां पे अपर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ एक्स क्यूब इंटू उसका डेरिवेटिव विच इज 3x स्क्वायर माइनस एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ln ऑफ एक्स क्यूब इंटू उसका डेरिवेटिव विच इज 3x स्क्वायर माइनस ln ऑफ साइन एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। आता है ये सबको करना, इसमें तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये लिबनिट्ज रूल, ये प्रॉपर्टी भी आपको बताइए, इसको हमने डिराइव भी किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, इसीलिए ये मैंने बताया आपको, ताकि आप 40th प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाए। और ये जेई का प्रॉब्लम है, देखते हैं कौन अटेम्प्ट करता है इसको। लिख लो इसको रफ कॉपी में और सॉल्व करना है। 0 टू साइन स्केयर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 टू कॉस स्केयर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब ये मल्टी करेक्ट है, एमसीक्यू है, तो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं इसके। पहला ऑप्शन है इसमें एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन है एफ ऑफ पाई बाय 4 इज 0, सी ऑप्शन है एफ ऑफ पाई बाय 3 इज पाई बाय 4, डी ऑप्शन है एफ ऑफ पाई बाय 4 इज पाई बाय 4। ठीक है जी, करो ट्राई करो एक बार, देखते हैं किसका आंसर आता है। अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सोच के करना। आप सब लोग जब भी क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो कैलेंडर से ज्वाइन किया करो। होता क्या है कि कोई बच्चे अभी किसी और ही मीटिंग में चले जाते हैं, तो मेरे को यहाँ दिख रहा होता है 3 मीटिंग स्टार्ट हो रखी हैं। तो प्लीज सब लोग को ये एडवाइस है कि आप कैलेंडर में जाएं, वहां से डेट देखें, वहां से ज्वाइन करें, तो गलत आप कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे।
नहीं बन रही बात? सागर मल्टी करेक्ट है ये। आदित्य कौशिक, तू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है? तो बैठ के उसको, रागिनी के कमेंट को तू लाइक करे जा रहा है भाई, क्वेश्चन कर ले सॉल्व। चलो देखो, अब सब लोग इधर ध्यान दो। अच्छा, इस प्रॉब्लम में क्या है, 0 to, अब इसमें ना लिबनिट्ज रूल का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, इधर देखो। एफ ऑफ एक्स 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 to कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि लिबनिट्ज रूल का प्रॉब्लम है, ये तो समझ आ गया होगा। नहीं, ओनली डी नहीं आएगा भाई, मल्टी करेक्ट है भाई, एक से ज्यादा आंसर है इसके। सुनो सब लोग, लिबनिट्ज रूल लगेगा ये, अभी बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। रागिनी, अब सब लोग सुनो ध्यान से, कि है क्या है इसमें कि जब आप लिबनिट्ज रूल लगाएंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव निकालने में लिबनिट्ज रूल क्या होता है कि इंटीग्रल का डेरिवेटिव होता है। जब भी आपके पास पावर में फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा हो, तो आपको ना लिबनिट्ज रूल तो ध्यान में आना ही चाहिए। जब भी इंटीग्रल की पावर में फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा होगा, तो क्या होगा, लिबनिट्ज रूल। आदित्य कौशिक अब छोड़ दे भाई, इधर ध्यान दे। हाँ, अगर इंटीग्रल में फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा होगा तो हमेशा हमें लिबनिट्ज रूल लगाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखो इधर ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव लूंगा एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव लेने पर, अपर लिमिट टी की जगह पे डालना है इनटू उसका डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट डालना है इनटू उसका डेरिवेटिव। तो क्या टर्म बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इनटू उसका डेरिवेटिव, विच इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट डालोगे, 0 into 0 का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इनटू उसका डेरिवेटिव, विच इज 2 cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। -0 into उसका डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो आपका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो देख लेते हैं। वो बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स इंटू साइन 2x, ठीक है। ये टर्म बन जाएगी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस एक्स, और एक माइनस भी आ रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन 2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स जो आ गया, वो हमारे पास आ गया साइन 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे टर्म आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस एक्स, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो साइन 2x इंटू साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स माइनस कॉस इनवर्स मॉड कॉस एक्स। अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाली अगर आपको ध्यान हो, इनवर्स अब आपको आना चाहिए। ये दोनों जो फंक्शन है ना, ये बराबर होते हैं। अब आपको अगर इनवर्स आता होगा तो आप इसको जल्दी गेस कर पाएंगे, अदरवाइज मैं बता देता हूँ क्या होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तो आता होगा, ये दोनों पीरियोडिक हो जाएंगे, ठीक है। अभी बनाते हैं इसका ग्राफ, देखो ऑर्डर पेयर से बना लेते हैं जिसको नहीं पता है। साइन वर्स मॉड साइन एक्स है, तो मॉड साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 जाएंगी, तो इसकी रेंज जो जाएगी ना वो 0 से पाई बाय 2 ही जाएगी। तो ये पाई बाय 2 वाली लाइन खींच देते हैं,
ठीक है, तो साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स को मैं रेड ग्राफ से, रेड पेन से बना रहा हूँ। तो एक्स को जीरो गिरोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन जीरो विच इज जीरो। पाई बाई टू पे पाई बाई टू आ जाएगी, पाई पे जीरो आ जाएगी, 3 पाई बाई टू पे माइनस वन आएगा, उसका मॉड लोगे वन आएगा, तो पाई बाई टू आ जाएगा, फिर 2 पाई पे जीरो आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका रेड पेन से हमने जो ग्राफ बनाया वो है साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक है। अब ब्लैक से बनाते हैं, ब्लैक से हम बना देते हैं ये वाला ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जीरो पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, कॉस जीरो इज वन, कॉस इनवर्स ऑफ वन इज जीरो, ठीक है। पाई बाय टू पुट करोगे, कॉस पाई बाय टू इज जीरो, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो इज पाई बाय टू, वो सेम ही वैल्यू आएंगी। पाई पे माइनस वन का मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन जीरो होता है। तो वो आपके पास वो जो ग्राफ आएगा वो सेम इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ आपके सेम आ रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमारा एफ डैश एक्स तो जीरो हो गया। अगर एफ डैश एक्स जीरो हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इतना अब हमें समझ आ गया कि ये जो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ था इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो आ गया, और ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब सागर आप बताओ, आपने इसकी वैल्यू पाई बाय फोर कैसे निकाली, जैसे आपका आंसर आ रहा है ना एसीडी, तो माइक ऑन करके आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू पाई बाय फोर कैसे निकाली। ये हमें क्लियर हो गया, ये फंक्शन कांस्टेंट है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई सागर आप बताओ। सर कांस्टेंट है तो कुछ भी वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो हाँ तू बता कौन सी वैल्यू पुट करें इसमें। इसको सर कुछ भी पुट कर ले, मूत खा के रहो। टी वो पता नहीं सर कौन सी पुट कर लो। तो तेरा फिर आंसर कैसे आ गया एसीडी, तो बी क्यों नहीं आया तेरा आंसर, जीरो क्यों नहीं आया। सर कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो हमने पता नहीं कौन सी वैल्यू पुट की थी, पर हमारे लास्ट में पाई बाय साइन फोर आ गया था। इनवर्स। यस सर। और देखो चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तन्मय आप बताओ, आपका आंसर ए और डी आ रहा है। रागिनी आपका पाई बाय फोर आ रहा है। आप में से कोई बताओ पाई बाय फोर कैसे आया। कौन, ये तो समझ आ गया कांस्टेंट आ रहा है, अब ये कांस्टेंट वैल्यू पाई बाय फोर कैसे आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। ये आईटी का ही प्रॉब्लम है, जेई का प्रॉब्लम, स्क्रीनिंग करके एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है, और फिर एक बार जेई मेंस में पूछा हुआ है। रागिनी तन्मय आप में से कोई बताओ पाई बाय फोर कैसे आया, या किसी और को समझ आ रहा है तो बताओ पाई बाय फोर कैसे आएगा इसकी वैल्यू। जैसे हाँ आप जैसे सागर कह रहा था कि कोई भी, हाँ बोलो बेटा। तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स को जो थीटा है उसको टी मान लिया पहले, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर वो आ जाएगा डी टी मान लिया ना उसको, तो डी टी इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, फिर वो बन जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा, फिर उसमें पुट कर देंगे उसको। ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान के उसका डेरिवेटिव लेके उसमें पुट कर देंगे, तो फिर उसको सॉल्व करके पाई बाय फोर आ रहा था। नहीं आपको जो मैंने ये किया एफ डैश एक्स निकाला, ये समझ आ गया कैसे निकाला बेटा। यस सर। हाँ ठीक है, तो आप इसको ना टी नहीं इज्यूम करना है। देखो जब भी हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेंगे, टी इसमें ना, टी यहाँ पर ये वाला पैरामीटर है, टी ये वाला वेरिएबल है, और एक्स हमारा ये लिमिट में है। तो जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या ऐसे याद रखना है इसको, टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करो इनटू उसका डेरिवेटिव, माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो उसका डेरिवेटिव। टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करो उसका डेरिवेटिव, टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो उसका डेरिवेटिव। बात समझ गए। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सागर बता रहा था कि एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रखोगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रल जीरो से जीरो आएगा और ये इंटीग्रल जीरो से वन आएगा। तो सॉल्व करोगे जीरो टू वन कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, तो आंसर मिल जाएगा। बट क्या होगा, वो लेंथी पड़ेगा, क्योंकि जीरो से वन कॉस इनवर्स रूट टी डी टी आपको बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ आप ऐसा सोचो, ऐसी वैल्यू सोचो जिसपे ये दोनों लिमिट सेम हो जाएं, ऐसी वैल्यू जहां पे ये दोनों जो साइंस के रेक्स है और कॉस के रेक्स है ये सेम हो जाए, उससे क्या फायदा होगा अभी वो देख लेते हैं। तो वो कौन सी वैल्यू होगी, एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चल गया फंक्शन कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, चाहे आप पाई बाय फोर पुट करो, चाहे पाई बाय टू पुट करो, चाहे जीरो पुट करो, चाहे 3 पाई बाय फोर पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें पाई बाय फोर पुट कर दिया।
तो क्या बात बनेगी, ये बन जाएगा 0 से हाफ, बनेगा 0 से हाफ, क्योंकि पाई 4 पे ये बनता है 1/√2, उसकी पावर 2 1/2 आ जाएगी, और यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स रूट टी dt। वो दूसरा वाला इंटीग्रल भी क्या बन जाएगा, 0 to हाफ कॉस इनवर्स रूट टी dt। तो मेरे पास f ऑफ पाई/4 किसके बराबर आ जाएगा, 0 से हाफ साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी dt। बात बन गई। अब ये पता है आपको, प्रॉपर्टी पता है भाई, रूट टी 0 से हाफ में डिफाइंड है, इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई/2, तो ये बन जाएगा पाई/2 dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to हाफ, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई/4। तो f ऑफ पाई/4 आ गया, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट था तो हमेशा ये क्या रहेगा, पाई/4 ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा A, C एंड D। अब क्लियर हो गया सबको, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिसको भी क्लियर हो गया वो चैट बॉक्स में लिख दो, इमोजी बना दो, नहीं तो और लिख दो ऑल क्लियर, और जिसको नहीं आया वो मुझे बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया 40 हो गया था शायद, हाँ ठीक है, 41 पे आते हैं। प्रॉब्लम 41, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करना है इसके बाद। प्रॉब्लम 41 है मेरे पास, ये भी खुद से बताओ। द इंटरवल close interval a to b such that the values of a to b 2 plus x minus x square dx, this integral is maximum. The interval close a to b such that the value of the integral a to b 2 plus x minus x square dx is maximum. निकालो भाई इसका आंसर, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सुपर्स तूने कल की क्लास मिस करी थी, अभी भी लेट आया तू। सबको स्क्रीन और प्रॉब्लम दिख रहा है, एक बार यस लिखो उसमें। ओके, चलो ठीक है। बताओ भाई, इसका आंसर नहीं बता रहे हो, क्या कर रहे हो भाई।
-1 to 2। हाँ, रागिनी का आंसर सही है। ए की वैल्यू -1 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी बेटा। सागर का भी सही है। बाकी लोग देखो, बाकी लोगों का आ रहा है। ठीक है, देखो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये एक पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो इसको फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है? -(x², -x, -2)। इससे दो फैक्टर बन रहे हैं, x-2 और x+1। ठीक है, तो ये जो पैराबोला हमारा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है मान लो, ठीक है, और जो आपका पैराबोला बन रहा है उसके दो रूट आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ इस शेप का। ठीक है, तो ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा हमारे पास। तो अब क्या कह रहा है कि ए टू बी मेरे को इंटीग्रल की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो ए टू बी आपको पता है डीआई जो होता है वो क्या बताता है? ए टू बी आपको एरिया बताता है कंसिडरिंग साइंस। ठीक है, तो अगर मेरा ए यहाँ पर आ जाता है और मेरा बी यहाँ पर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेगा डीआई और यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो मान लो ये वाली वैल्यू मान लो जैसे रफली से कुछ और मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं और n मान लेते हैं, m और n पॉजिटिव है। तो a टू b की इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m-n हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप b को इस डायरेक्शन में लेके जाते रहोगे तो वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। अब जैसे आप b को इधर लेके जाओगे तो 2 पर क्या होगी? जब b 2 पर आएगा तो एरिया की वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। अब जैसे 2 के आगे लेके जाओगे फिर एरिया की वैल्यू कम होने लग जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव हो गया। इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब a आपका -1 पर हो जाए, मतलब a हमारा -1 पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो a आपका -1 पे आ गया और b आपका 2 पे आ गया। तो उस केस में क्या होगा? आपका ये वाला जो di है इसकी वैल्यू जो होगी वो पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे आप a को इसके बैक साइड पे लेके जाओगे तो कम हो जाएगी ना। मान लो अभी आपकी वैल्यू आ रही है कुछ 10 आ रही है, तो आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये वाला एरिया नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको 10 माइनस समथिंग हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे को समझ आ रही है -1 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी। इसमें हमें एरिया जो मिलेगा वो एकदम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा। अब a और b को आप स्वैप भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप a और b को स्वैप करोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। यहाँ पर अगर -1 से 2 में इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव है तो लिमिट स्वैप करने पर एक नेगेटिव बाहर आएगा। इसीलिए a को क्या होना पड़ेगा? -1 और b को होना पड़ेगा 2। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ मुझे। अगर आपको और ज्यादा समझाने की जरूरत है तो मैं बताता हूँ फिर। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक बताएं मुझे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनो भाई ध्यान से, अब ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। लिमिट एज सम बोलते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल होता है उसको हम एक लिमिट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा एरिया होता है उसको हम एक लिमिट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, लिमिट को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीग्रल को लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ बना रहा हूं एक, ये मान लो y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है y = f(x). ठीक है, और हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं x = a से लेकर x =
x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो जो एरिया बाउंडेड होगा इस ग्राफ का x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी और x एक्सिस तक, वो क्या होगा, a टू b। एरिया बाउंडेड की अगर बात करें, जो अगर मैं ऐसे ये वाला बीच वाला एरिया देखता हूं, तो ये क्या होगा, a टू b f ऑफ x dx के बराबर होगा। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x विद x एक्सिस बिटवीन लाइन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज a टू b f ऑफ x dx, ठीक है। अब इस एरिया को हम एक लिमिट से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इस टॉपिक को बोला जाता है लिमिट एज ए सम, ठीक है। तो अब देखते हैं उसको कैसे करना है। तो हमने क्या किया, इसमें रेक्टेंगल्स बनाए। तो एक ये रेक्टेंगल बना दिया, एक ये रेक्टेंगल बना दिया, एक ये रेक्टेंगल बना दिया, एंड सो ऑन टू, ऐसे करते करते खूब सारे रेक्टेंगल बना दिए। मान लेते हैं हमने कितने रेक्टेंगल्स बनाए, हमने ड्रॉ किए हैं n रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ, और उस विड्थ को हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे n रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं इस एरिया के अंदर, जिनकी विड्थ कितनी है, इक्वल है, और वो विड्थ h के बराबर है। तो क्योंकि n रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं, तो ये वाली पूरी लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, ये लेंथ हमारी b माइनस ए के बराबर है। तो अगर आप इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो इक्वल विड्थ जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, b माइनस ए बाय n के बराबर आ जाएगी। इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस एरिया को मेरे को लिमिट एज ए सम में लिखना है, और मैंने क्या किया, इस एरिया को लिमिट एज ए सम में लिखने के लिए इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, और वो जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी विड्थ को मैंने मान लिया b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो वो जो h हो गया वो किसके बराबर हो गया, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब मैं इस एरिया को लिखूंगा। तो आप ये देखो कि मान लेते हैं यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ना दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको आगे समझ आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं नीचे वाले रेक्टेंगल्स ले रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, हम नीचे वाले रेक्टेंगल्स भी ले सकते हैं और ऊपर वाले रेक्टेंगल्स भी ले सकते हैं, वो दोनों दिखाता हूँ कैसे। अगर आप इस पॉइंट को लेके चलोगे, इन पॉइंट्स को लेके चलोगे, तो कौन से रेक्टेंगल बनेंगे, नीचे वाले रेक्टेंगल बनेंगे, समझ गए। अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो नीचे वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे। अब मान लो अगर आप इस आगे वाली लाइन से स्टार्ट करते हो, तो आपके कौन से रेक्टेंगल्स बनेंगे, ऊपर वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे, समझ आ गया। अगर आप आगे वाली लाइन से स्टार्ट करोगे तो ये ऊपर वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे, और इन दोनों टाइप के ऊपर ही प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा किस टाइप में, कौन सी टाइप का रेक्टेंगल बन रहा है, उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वापस आते हैं, अभी मैं नीचे वाले रेक्टेंगल्स ले रहा हूँ। तो मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया, ऐसे करते करते यहाँ पे ये रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल आ गया। तो टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, n रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। अब मुझे इन n रेक्टेंगल्स के एरिया का सम लिखना है, कि भाई इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये वाला एरिया आएगा प्लस ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया आएगा, फिर ऐसे ये वाला एरिया आएगा। ऐसे सबका एरिया जब आप ऐड करोगे, तो अभी उस केस में क्या होगा, वो एरिया जो होगा, वो जो एक्चुअल एरिया है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा है यहाँ पे ये गैप्स आ रहे हैं, ये गैप आ गया, यहाँ पे ये वाला गैप आ गया, देख रहे हो सब लोग। तो गैप के कारण वो जो एरिया होगा वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो अब मैं वही लिख रहा हूँ। तो मेरे को अब लिखना है सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स। तो अब क्या करते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं। अब ये वाला पॉइंट था आपका a, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस एच, जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, समझ आ रहा होगा, a प्लस एच होगा क्योंकि h विड्थ है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा a प्लस टू एच, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, a प्लस थ्री एच, ऐसे चलते रहेंगे। ये b हो गया, ठीक है। तो b हमारा किसके बराबर बनेगा, a प्लस एन एच। उससे प्रीवियस वाला पॉइंट जो होगा वो क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन एच। तो ये x कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिए सबके। अब फंक्शन मेरे पास कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर जो आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट a है, ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा एफ ऑफ ए। ये जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा। देखो ये लाइन कौन सी है, ए प्लस एच है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये लाइन कौन सी है, ए प्लस टू एच, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा ये क्या आएगा, ए प्लस टू एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। ऐसे लास्ट वाले पे जब आप जाओगे, ये वाले पॉइंट पे जाओगे,
तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन एच है, तो a प्लस एन माइनस वन एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन एच, ये बनेगा ये कोऑर्डिनेट। समझ आ गया? यहां तक देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर लिख दो, कुछ भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि ये नहीं आएगा समझ लो, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। हमने क्या किया, एक एरिया था हमारे पास a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उस एरिया को मैंने क्या किया है, n रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उस एरिया को क्या किया है, n रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ले लिए हैं, उन सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की विड्थ क्या है, बराबर है, तो इसीलिए उस विड्थ को क्या लिख दिया हमने, b माइनस ए बाय एन लिख दिया। तो अगर b माइनस ए बाय एन लिख दिया तो ये पॉइंट a था, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस एच, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस टू एच, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस थ्री एच। ऐसे करते करते हमारे पास पॉइंट्स आ गए और उनकी हाइट भी हमने लिख ली। अब हमें रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट दोनों पता है, तो उसका सम निकालेंगे। तो सम निकालते हैं, सम किसके बराबर आएगा, देखो सम लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ ए, ये आएगा h इंटू एफ ऑफ ए। देखो ये हाइट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक वाली हाइट, यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए, और इसकी विड्थ कितनी थी h, तो एरिया कितना आएगा, h इंटू एफ ऑफ ए। समझ आ गया? नेक्स्ट एरिया कितना आएगा, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। समझ आ गया होगा ये भी कैसे। अब जो नेक्स्ट हाइट लेनी है आपको, नेक्स्ट रेक्टेंगल जो सेकंड रेक्टेंगल है, उसकी हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और विड्थ कितनी है, h। नेक्स्ट कितना है, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ऐसे करते करते लास्ट में जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, h इंटू ये वाला जो हाइट आएगा, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, लास्ट हाइट, ये जो लास्ट हाइट है यहां से लेकर यहां तक वाली, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, और विड्थ कितनी है, h। ठीक है, तो लास्ट हाइट हमारे पास आ जाएगी h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको अब ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस वन। और ये हमें पता होना चाहिए कि h जो है वो मेरा किसके बराबर है, b माइनस ए बाय एन के बराबर है। ठीक है, तो फाइनली इसको फिर हम ऐसे लिख देते हैं, b माइनस ए बाय एन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाय एन, ऐसे लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब होगा क्या, ये तो आपने इन रेक्टेंगल्स का सम ले लिया है। अब जैसे आप n को इंफिनिटी को टेंड कराओगे तब क्या होगा, बेटा अभी टाइम कम बच रहा है, अभी रिपीट नहीं करूंगा, आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तब क्या होगा, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो क्या होगा बताओ। जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो आपकी विड्थ क्या होगी, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। अब जैसे अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, आपका ये एरिया है। ठीक है, आप a टू b में जा रहे हो, आपने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो अगर आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो आपका विड्थ b माइनस ए बाय एन किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, तो अब अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो विड्थ होगी आपकी वो एकदम इसके आसपास आके बैठने लग जाएगी ना, जो लाइंस होंगी एकदम क्लोज बाय आ जाएंगी, ऐसे बन जाएगा ये। तो वो उस केस में क्या होगा, जैसे आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये जो सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल है ये आपका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, अब इस डायग्राम को अगर मैं हटा दूं, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, if n tends to infinity h will tends to 0, number of rectangles will tends to infinity। उस केस में क्या होगा, दोबारा से देखो, जैसे जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये जो विड्थ होगी ये टेंडिंग टू जीरो होगी, तो ये छोटा छोटा जो एरिया बच रहा है नहीं बचेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपने सम लिखा हुआ है, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स लिखा हुआ है, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वो इंटीग्रल के बराबर ही आ जाएगा, a टू b f of x dx। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b माइनस ए बाय एन समेशन ऑफ r 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ
बी माइनस ए बाय एन, ये वाली जो वैल्यू आएगी ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगी। अब देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ आया होगा, यहां तक तो समझ आ गया होगा जो मैंने डायग्राम बनाया था। इसका एरिया लिखा है बेटा, एरिया कैसे लिखेंगे, विड्थ इसकी h है, हाइट देखो यहाँ पे हाइट कितनी थी एफ ऑफ ए, तो पहला रेक्टेंगल का एरिया कितना लिखा h इंटू एफ ऑफ ए, नेक्स्ट दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कितना लिखा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि ये वाली यहां से लेकर यहां तक वाली हाइट जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, वो दूसरे एरिया का रेक्टेंगल हो गया, एरिया दूसरे रेक्टेंगल का एरिया हो गया। थर्ड का क्या हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ऐसे करते करते हमने सारे रेक्टेंगल्स का एरिया लिख दिया, उसको समेशन में लिख दिया, क्योंकि a आ रहा है फिर a प्लस एच आ रहा है, a प्लस टू एच आ रहा है, a प्लस एन माइनस वन एच आ रहा है, तो a प्लस आर एच लिख दो, आर जीरो से एन माइनस वन पे वही टर्म आ जाएगी। अब फिर h किसके बराबर था, b माइनस ए बाय एन के बराबर था, वो लिख दिया। ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, एनसीईआरटी में भी यूज होता है, अभी कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। अब जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, रेक्टेंगल की विड्थ टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, तो वो जो सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है वो इंटीग्रल बन जाएगा। तो वही लिख दिया हमने कि भाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ दिस टर्म विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर आएगी आपकी, इसकी अगर आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हो तो वो सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का जो सम होगा वो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये रिजल्ट भी ध्यान में रखना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंट रहता है, बट जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें क्या करते हैं वो सिंपल बना देते हैं इसको। सो हम क्या करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, जो जेई के लिए हमें रिजल्ट याद रखना है, ये एनसीईआरटी के लिए आपको याद रखना है, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स पुट ए इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ए को हमने जीरो पुट कर दिया और बी को हमने वन पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा वन बाय एन आर जीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, ए को जीरो पुट करो जीरो, तो जीरो हो गया वो, आर बी माइनस, तो ये आर बाय एन आ जाएगा, एफ ऑफ आर बाय एन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपको रिजल्ट जेई के लिए ध्यान में रखना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर जीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ आर बाय एन जो होता है वो जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। अब किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो चैट बॉक्स में लिखो, फिर हम क्वेश्चंस में जा रहे हैं। अब शैली आपको समझ आया नहीं आया, बाकी बच्चे सब लोग लिखो भाई, जिसको समझ आया नहीं समझ आया। ठीक है, अब देखो आप ध्यान देना, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताता हूँ। जिसको नहीं समझ आया है वो क्या करे, इसी को दोबारा से देखे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल की क्लास के टाइमिंग भी आपको बता दूंगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ, अदरवाइज वैसे तो कोई क्लास अभी शेड्यूल नहीं है, अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको क्लास का बता दूंगा। कल आपका टेस्ट भी है, वो सबको ध्यान में है, कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट कब से कब है, तो ठीक है कल क्लास नहीं रखेंगे, टेस्ट भी है ना आपका, फिर उसका डिस्कशन वगैरह हो जाएगा, उसके सोल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगा। जो कल आपका टेस्ट है उसके सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, यहीं पर होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ना, जो अपना पोस्ट होता है वहीं पे मैं एक लिंक शेयर करूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, बट आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम से ही आप वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन नहीं है आपके पास तो आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कल टेस्ट है, सबको देना है, जो नहीं देगा वो मंडे को क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है 25 क्वेश्चन है उसमें। एक मिनट रुको,
हाँ, मैं ये कह रहा था जो आपका टेस्ट है वो एक तो 25 क्वेश्चन हैं, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव हैं और 5 न्यूमेरिकल हैं। जैसे उनका आंसर ऐसा हो सकता है 13.1, 19.2, तो 2 डेसिमल तक आपको लिखना है, ऐसा टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कल सबको टेस्ट देना है। एक तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई, और दूसरी इन्फॉर्मेशन कल क्लास में रखेंगे। वो टेस्ट को हम क्या करेंगे, टेस्ट का जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। आपके मार्क्स वगैरह आपको पता चली जाएंगे। मार्क्स आपके ऐसा होगा, वो टेस्ट का जो टाइमिंग है ना, वो 9 to 10:30 के बीच का टाइमिंग है। तो उसके बाद वो टेस्ट सबमिट नहीं होगा। तो अगर आप 10:30 तक सबमिट नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। तो 1 घंटा 15 मिनट टेस्ट का टाइम है, और आपको रिजल्ट भी पहले नहीं पता चलेगा, 10:30 के बाद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, तो कल देखते हैं बाकी। एक चीज और, अब यहाँ पे इसको इतना ही करते हैं, इसके इसमें ना और ज्यादा अभी मेरे को बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो वो अभी मेरे से पूछ सकता है। अभी हम डीआई भी हमारा आधा हुआ है, तो कोशिश करेंगे इसको विद इन नेक्स्ट 4-5 डेज इसको वाइंड अप करें। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उसमें एआई और डीआई दोनों, आईआई और डीआई दोनों आएंगे। जो आपका 13 को होगा ना, उसमें मतलब इंडेफिनिट भी आएगा और डेफिनेट भी आएगा। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अभी बेटा अभी मॉड्यूल नहीं है हमारे पास। मॉड्यूल अभी हमारे पास नहीं आए हैं, क्योंकि वो दिल्ली में पब्लिश होके रखे हुए हैं, हम वहां से पिक ही नहीं कर पाए। क्योंकि 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई भी वहां उस तरफ गया ही नहीं है, और अभी तो और दिल्ली में थोड़ी सी हालत गंभीर हो रही है। इसलिए कोशिश करेंगे मॉड्यूल हम मंगवा लें, बट आप फॉर द टाइम बीइंग अपने लैपटॉप या मोबाइल से ही पढ़ें। और अगर आपके पास कोई फोटोकॉपी है सिंगेज वगैरह, वो कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। एक तो ना आप घर पे पढ़ाई ज्यादा करें, क्योंकि आप समझो कि हम ना अब लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर अभी इस टाइम पे हम 3-4 चैप्टर आगे थे, तो हम पीछे चल रहे हैं। आप लोग को लगेगा कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप जब एक्चुअली जब पेपर आएंगे तो सेम टाइम पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 महीने में तो ये सब वाइंड अप हो ही जाएगा, कोरोना वोरोना सब खत्म हो ही जाएगा, या हम लोग इसके साथ जीना सीख लेंगे। तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, जनवरी वाला हो सकता है फरवरी शिफ्ट हो जाए, बस ये मैक्सिमम होगा। तो हमारा सबका कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये समझ के चलें कि भाई आप घर पे टाइम वेस्ट मत करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। 2-3 घंटे मस्ती कर लें भाई, टीवी देखना है, जॉगिंग करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, थोड़ा बहुत ये कर लें, 1-1.5 घंटे 2 घंटे। बट बाकी टाइम पूरा पढ़ाई को डिवोट करें। नहीं तो आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत मतलब गंभीर है, उनका मतलब ऐसा होगा कि जब वो फुल टेस्ट देने पर आएंगे उनके मार्क्स ही नहीं आएंगे। क्योंकि मैथ्स गोल है ना, वो पता चल जाता है जब आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो समझ आता है कि भाई तो ये भी नहीं आ रहा है। तो इसको लाइटली मत लें, इस टाइम को यूटिलाइज करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें, मॉड्यूल खत्म करने की कोशिश करें, पुराना पेंडिंग है उसको करें, क्लास में जो चल रहा है उससे आगे बढ़ें। ऐसे जो भी आपको करना है आप करें, बट अच्छे से पढ़ाई करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा बहुत ज्यादा। हाँ, अभी किसी को और कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरे को और ज्यादा बताना पड़ेगा, तभी हम प्रॉब्लम कर पाएंगे। ठीक है, तो कल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, लिमिटेड सम से। किसी को कुछ और नहीं पूछना है तो वो जय हनुमान जी करके एग्जिट कर ले। कल का टेस्ट जरूर देना है, और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं उन पे नजर रख रहा हूँ। अभी बस यही है कि मेरे को मैनेजमेंट ने बोला कि सर अभी आप एग्जिट मत करना, नहीं तो बच्चे थोड़ा और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं रुका हूँ। आयुष जी आप भी आज लेट आए थे, और ये लवकेश भी लेट आया था। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।